में स्वागत है। बिना किसी अनौपचारिक बातचीत के सीधे आज के उद्देश्य की घोषणा करते हैं। आज की इस गहन चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। इस सत्र में कक्षा 9 से 12 और प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर के कुल 65 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का लाइन बाय लाइन विश्लेषण किया जाएगा। हाँ, और विषय की महत्ता को देखते हुए हर प्रश्न का संक्षिप्त अर्थ मैं स्पष्ट करूंगा और विश्लेषक के रूप में विकल्पों के पीछे का तर्क स्पष्ट किया जाएगा, ताकि परीक्षा के लिए सीधे नोट्स याद किए जा सकें। किसी भ्रम या फालतू बातचीत के बिना चलिए सीधे प्रश्न 1 की ओर बढ़ते हैं। रटने से बेहतर है समझना। विकल्पों को ध्यान से देखने से परीक्षा में गलती की गुंजाइश नहीं रहती। मैं विश्लेषण के लिए तैयार हूँ। प्रश्न संख्या 1, रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। यह सवाल काल नामकरण के उस दिलचस्प पहलू को छूता है जहां एक ही दौर को अलग अलग नजरियों से देखा गया है। हाँ, मतलब आचार्य शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा था, लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल की कविताओं में प्रेम और सौंदर्य की प्रचुरता देखी और इसीलिए इसे श्रृंगार काल का बेहद सटीक नाम दिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, संत कवि तुलसीदास के कितने प्रामाणिक ग्रंथ माने गए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 8। यहां बात उन ग्रंथों की हो रही है जिन पर विद्वानों की पूर्ण सहमति है। वैसे तो तुलसीदास जी के नाम से कई रचनाएं जुड़ी होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अकादमिक रूप से साहित्य के इतिहासकारों ने केवल 12 ग्रंथों को ही पूरी तरह से प्रामाणिक माना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, पद्मावत किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मैथिली। यह सूफी काव्य धारा का एक क्लासिक सवाल है जो अक्सर भ्रम पैदा करता है। सही कहा। जायसी की ये अमर कृति पद्मावत उस समय जन साधारण में प्रचलित ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई थी, न कि ब्रज या खड़ी बोली में। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। मिथिला की कोयल यह उपाधि अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। विद्यापति ने अपनी रचना पदावली में मैथिली भाषा का इतना मधुर और गेय प्रयोग किया कि साहित्य जगत में उन्हें मैथिल कोकिल की सुप्रसिद्ध उपाधि से नवाजा गया। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी नरहरिदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी विठलनाथ। भक्ति काल में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व सर्वोपरि रहा है। प्रश्न संख्या 6, बीजक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी जायसी। यह निर्गुण धारा का एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रंथ है। बीजक निर्गुण भक्तिकाल के सबसे प्रमुख संत कबीरदास जी की वाणियों का प्रामाणिक संग्रह है, जिसमें उनके सभी उपदेश संकलित हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नाभादास। यह सगुण धारा के एक बेहद भावुक ऐतिहासिक कथन पर आधारित है। पुष्टि मार्ग यानी ईश्वर की कृपा का मार्ग। जब सूरदास जी का निधन हुआ था, तब उनके गुरुपुत्र विठलनाथ जी ने शोक में कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, इसलिए यह उपाधि सीधे सूरदास जी से जुड़ी है। प्रश्न संख्या 8, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नामकरण का यह सवाल परीक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में सबसे प्रामाणिक मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने रासो ग्रंथों की वीर रस प्रधान प्रवृत्ति को देखते हुए इसे वीर गाथा काल कहा था। ग
सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, प्रथम जैन कवि किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी देवसेन, ऑप्शन डी सरहापा। ये अपभ्रंश और आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐतिहासिक स्रोतों और इन विकल्पों पर गौर करें तो पुष्पदंत को जैन साहित्य परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रथम जैन कवि के रूप में मान्यता प्राप्त है। ग सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी मुक्तक कोटि, ऑप्शन सी खंड काव्य, ऑप्शन डी महाकाव्य। यहाँ रीतिकाल के इस काव्य रूप की पहचान करनी है। मुक्तक यानी ऐसा काव्य जहां हर दोहा अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखता हो। बिहारी सतसई का कोई कथा सूत्र एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, इसलिए ये स्पष्ट रूप से एक मुक्तक कोटि का काव्य है। द सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। यह काल विभाजन का सबसे बुनियादी सवाल है। अध्ययन की सुविधा और प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसे स्पष्ट रूप से 4 कालखंडों में विभाजित किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। द सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12, अष्टाछाप में कुल कितने कवि थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। देखा जाए तो यह सवाल नाम में ही अपना अर्थ छुपाए हुए है। बिल्कुल, अष्ट शब्द का अर्थ ही होता है 8, इसलिए बिना किसी संदेह के अष्टछाप में कुल 8 कृष्ण भक्त कवियों को शामिल किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, खुमान रासो किन की रचना है? ऑप्शन ए चंद्र बरदाई, ऑप्शन बी दलपति विजय, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। रासो साहित्य के रचयिताओं को याद रखना जरूरी है। रासो ग्रंथों के रचनाकार अक्सर उलझाते हैं। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, लेकिन खुमान रासो की प्रामाणिक रचना दलपति विजय द्वारा की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। यह साहित्य के सबसे सुनहरे दौर की बात है। सूर, तुलसी, कबीर और जायसी जैसे महान रचनाकारों के कारण भक्तिकाल का साहित्य इतना उत्कृष्ट और लोक कल्याणकारी था कि जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वानों ने इसे निर्विवाद रूप से स्वर्ण युग माना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विट्ठलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रामानंद। यह अष्टछाप से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भले ही इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे, लेकिन इस समूह की विधिवत स्थापना उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी। दया सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। आदिकाल के विभिन्न नामों पर ये एक और सवाल है। राहुल सांकृत्यायन जी का बौद्ध और सिद्ध साहित्य पर बहुत गहरा शोध रहा है। उसी प्रभाव और सामंती परिवेश को देखते हुए उन्होंने ये सटीक नामकरण किया। द सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी गारसा दत्तासी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सवाल काफी रोचक है। रोचक इसलिए क्योंकि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसी भारतीय ने नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी ने लिखा था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 108। ये आदिकालीन योगियों से जुड़ा एक सीधा तथ्यात्मक सवाल है। साहित्य के इतिहास में तांत्रिक बौद्ध धर्म से जुड़े सिद्धों की प्रामाणिक संख्या हमेशा 84 ही मानी गई है। जी सर। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी कुतुबन,
ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी मंझन। सूफी काव्यधारा की आरंभिक रचनाओं पर यह प्रश्न केंद्रित है। चंदायन प्रेमाश्रय शाखा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आरंभिक ग्रंथ है, जिसकी रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। जी सर। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी नाभादास। रीतिकाल में रामकथा का यह स्वरूप अक्सर चकित करता है। रामकथा देखते ही तुलसीदास जी का नाम दिमाग में आता है, लेकिन रामचंद्रिका रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास जी की एक अत्यंत अलंकारिक रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए चंदरवरदाई, ऑप्शन बी दलपति विजय, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। महाकाव्यों के जिक्र में ये नाम आना तय है। यह आदिकाल का सबसे प्रसिद्ध वीर गाथात्मक ग्रंथ है, जिसे पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि चंदरबरदाई ने रचा था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी विद्यापति। ये उपाधियों से जुड़ा एक और शानदार सवाल है। हिंदुस्तान की तूती या तोता ए हिंद की उपाधि आदिकाल में खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता और अपनी पहेलियों के लिए मशहूर अमीर खुसरो को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण दी गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किस कवि के रचनाओं में मिलता है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। यहाँ भाषा के एक अनोखे मिश्रण को पहचानना है। कबीरदास जी घुमक्कड़ स्वभाव के संत थे। उनके घूमने के कारण उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी जैसी कई बोलियों के शब्द मिल गए, जिसे विद्वानों ने पंचमेल खिचड़ी कहा। जीके गुरु के सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी माधवाचार्य। ये भक्ति काल के उदय से जुड़ा थोड़ा दार्शनिक पहलू है। अद्वैत का सीधा अर्थ है जहां आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग नहीं बल्कि एक माने जाते हैं। भारतीय परंपरा में यह मजबूत सिद्धांत आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया था। जीके गुरु के सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, प्रेम के पीर कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी विद्यापति। रीतिकाल में विरह का ये अनोखा स्वर है। रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में जो काव्य रचा, उसमें प्रेम की सच्ची तड़प थी। इसीलिए उन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, शिव सिंह सरोज किसकी कृति है? ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिहास ग्रंथों पर एक सीधी नजर। इस ग्रंथ के नाम में ही रचयिता का नाम छिपा है। इसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने की थी, जिसमें उन्होंने हजारों हिंदी कवियों का विवरण दिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी मंझन। सूफी परंपरा की यह एक प्रतीकात्मक रचना है। सूफी दार्शनिक कवियों में नूर मोहम्मद का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। अनुराग बांसुरी उन्हीं की एक बेहद प्रसिद्ध रचना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, भक्तमाल के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी मीराबाई। भक्तों का जीवन परिचय देने वाला ये प्रमुख ग्रंथ है। संतों के चरित्र का वर्णन करने वाला ये सबसे प्रामाणिक प्रारंभिक ग्रंथ है, जिसकी रचना रामभक्त कवि नाभादास जी ने की थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 10। सिद्धों के बाद अब नाथों की बारी है। आदिकालीन हठ योग परंपरा में हमेशा नवनाथ का उल्लेख आता है, अतः गोरखनाथ सहित नाथों की कुल ऐतिहासिक संख्या 9 ही मानी गई है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30,
विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी कबीरदास। आध्यात्मिक विषयों पर यह एक रीतिकालीन रचना है। केशवदास केवल अलंकारिक कविताएं ही नहीं लिखते थे। विज्ञान गीता उनके द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण और वैराग्यपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31, संदेश रासक किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी विद्यापति। अब अपभ्रंश भाषा का यह एक बेहतरीन विरह काव्य है। यह किसी भी भारतीय भाषा में किसी मुस्लिम कवि द्वारा रचित प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना अब्दुल रहमान ने की थी। देयरफॉर सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32, गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी हिंदी। इतिहास लेखन के विदेशी प्रयास पर एक और सवाल। चूंकि गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, इसलिए उन्होंने अपना ये ऐतिहासिक ग्रंथ अपनी मातृभाषा फ्रेंच में ही लिखा था। देयरफॉर सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आलोचनात्मक ग्रंथों की बात हो रही है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक मील का पत्थर साबित होने वाला ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने साहित्य को परंपरा के नजरिए से देखा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34, कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी नरहरिदास, ऑप्शन डी विठलनाथ। निर्गुण धारा के इस बड़े तथ्य पर आते हैं। कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु माना था। गंगा घाट की सीढ़ियों वाली वो प्रसिद्ध घटना इसी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 35, रामचरितमानस की रचना किसने की है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी केशवदास। भारतीय जनमानस के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य की बात है। लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत इस महान ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शन ए वीर गाथा, ऑप्शन बी श्रृंगार प्रधान, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी नीति। अब रीतिकाल की प्रवृत्तियों को समझते हैं। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए दरबारी कवियों ने नायिका भेद और प्रेम का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया। इसलिए इस काल का मुख्य विषय पूर्णतः श्रृंगार प्रधान था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नरपतिनाल, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी दलपति विजय। वीर गाथा काल का ये एक अपवाद है। यह रासो ग्रंथ होने के बावजूद सिर्फ युद्धों का वर्णन नहीं है, बल्कि एक प्रेम और विरह काव्य है। इसकी रचना नरपति नालह द्वारा की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38, श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी सरहापा। हिंदी की प्रथम रचना का गौरव किसे प्राप्त है? ये उसी से जुड़ा है। जैन साहित्य की परंपरा में आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार को हिंदी की पहली साहित्यिक रचना माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39, द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी कृति है? ऑप्शन ए गारसादा तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज गिरियर्सन, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वैज्ञानिक ढंग से लिखे गए इतिहास की बात है। ये अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने पहली बार साहित्य को कालखंडों में बांटने का गंभीर प्रयास किया। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40, विनय पत्रिका किनकी रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी मीराबाई। भगवान राम के दरबार में लगाई गई एक अर्जी के रूप में ये प्रसिद्ध है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की एक अत्यंत करुणापूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने ब्रज भाषा का बहुत ही परिष्कृत प्रयोग किया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 41, मधुमालती की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जायजी,
ऑप्शन बी मंजन, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। सूफी प्रेमाख्यानों का एक और जरूरी सवाल। मधुमालती की खासियत यह है कि इसमें नायक के साथ साथ उपनायक की कथा भी चलती है। इसकी रचना कवि मंझन द्वारा की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42। रीति काल में कितने प्रकार के साहित्य देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। रीति काल का ये वर्गीकरण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इसे मुख्य रूप से 3 धाराओं में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। अतः सही संख्या 3 है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43। पद्माकर कवि किस भाषा में काव्य लिखते थे? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी मैथिली। रीतिकाल के अंतिम सुप्रसिद्ध कवि की भाषा पर प्रश्न है। चूंकि रीतिकाल की प्रधान भाषा ही ब्रजभाषा थी, पद्माकर जी ने भी इसी परंपरा में अत्यंत सजीव कविताएं रचीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44। अखरावट किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित ये एक सूफी ग्रंथ है। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी ने ही अखरावट लिखी है, जिसमें हर अक्षर के माध्यम से सूफी सिद्धांत समझाए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में रचित हैं? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी अवहट, ऑप्शन डी ब्रज। विद्यापति की भाषा पर एक और नजर डालते हैं। विद्यापति मैथिल कोकिल जरूर थे, लेकिन उनके ये दोनों वीर रस प्रधान ग्रंथ अवहट्ट में लिखे गए हैं, जो अपभ्रंश का ही एक बदला हुआ रूप है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46। कवितावली में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तुलसीदास जी की इस रचना की संरचना देखनी है। रामचरितमानस की तरह ही तुलसीदास जी ने कवितावली को भी कुल 7 कांडों में ही विभाजित किया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी घनानंद। कृष्ण भक्ति का यह एक अनूठा उदाहरण है। राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेम के गूढ़ रहस्यों का वर्णन करने वाली यह उत्कृष्ट रचना कृष्ण भक्त रसखान की है। जी सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 48। सूरदास के सूर सागर में कितने स्कंद हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। भागवत पुराण के प्रभाव को दर्शाता यह सवाल है। चूंकि सूर सागर श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर है और उसमें 12 स्कंद हैं, इसलिए सूर सागर में भी कुल 12 स्कंद ही रखे गए हैं। जी सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। ये एक और महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। ब्रह्म को पूरी तरह शुद्ध यानी माया से रहित मानने वाले इस दर्शन का प्रतिपादन पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य जी ने किया था। जी सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 50। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। इतिहास के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। साहित्य के इतिहास को वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत करने वाला यह प्रसिद्ध ग्रंथ डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 51। संत तुलसीदास भक्तिकाल की किस शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए कृष्णाश्रय शाखा, ऑप्शन बी ज्ञानाश्रय शाखा, ऑप्शन सी रामाश्रय शाखा, ऑप्शन डी प्रेमाश्रय शाखा। तुलसीदास जी की काव्यधारा की स्पष्ट पहचान करनी है। चूंकि उन्होंने राम की आदर्श भक्ति पर बल दिया, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से रमाश्रयी शाखा के सिरमौर कवि हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 52। मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकाल के किस मार्ग के कवि हैं? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बी
प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी राम मार्गी, ऑप्शन डी कृष्ण मार्गी। सूफी संतों के ईश्वर प्राप्ति के साधन को समझना है। सूफियों का मानना था कि ईश्वर को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। जायसी इसी प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 53, कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए राजा मानसिंह, ऑप्शन बी मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी। रीतिकालीन आश्रयदाताओं का ये एक अहम सवाल है। रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, जिन्हें उन्होंने अपने दोहों से कर्तव्य का बोध कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 54, विद्यापति पदावली मुख्य रूप से किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी भोजपुरी। जन जन में लोकप्रिय इस रचना की भाषा पूछी गई है। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई, उनकी ये अमर रचना पदावली विशुद्ध मैथिली भाषा के मीठे पदों का ही संग्रह है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 55, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी नरहरि दास, ऑप्शन डी विट्ठलनाथ। रामकथा की प्रारंभिक दीक्षा पर यह एक सवाल है। तुलसीदास जी को प्रारंभिक ज्ञान और दीक्षा उनके गुरु नरहरि दास जी से ही प्राप्त हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 56, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। आदिकाल के विश्लेषण पर आधारित यह पुस्तक है। आदिकाल की प्रवृत्तियों का नवीन विश्लेषण करने वाली यह प्रामाणिक पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 57, कबीरदास की रचना बीजक के कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कबीर की रचना की यह आंतरिक संरचना है। बीजक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद और रमेनी। अतः इसके कुल 3 भाग हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 58, आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी? ऑप्शन ए वीर गाथात्मक, ऑप्शन बी श्रृंगारिक, ऑप्शन सी उपदेशात्मक, ऑप्शन डी भक्तिपरक। आदिकाल की मूल धारणा क्या थी, यह पहचानना है। उस समय बाहरी आक्रमणों के दौर में राजाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करना कवियों का मुख्य काम था, इसलिए प्रधान प्रवृत्ति वीर गाथात्मक थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 59, जिन कवियों ने संस्कृत के लक्षणों, व्याकरण के नियमों पर आधारित काव्य की रचना की, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रीतिमुक्त, ऑप्शन बी रीतिबद्ध, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी स्वच्छंद। रीतिकाल की उस काव्यधारा का नाम जो नियमों में बंधी थी। जो कवि रस और छंद के कड़े शास्त्रीय नियमों में बंधकर कविताएं लिखते थे, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। जी सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 60, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 1000 विक्रम संवत, ऑप्शन बी 1050 विक्रम संवत, ऑप्शन सी 1375 विक्रम संवत, ऑप्शन डी 1700 विक्रम संवत। आचार्य शुक्ल की समय सीमा पर यह सीधा सवाल है। शुक्ल जी ने अपना इतिहास विक्रम संवत में लिखा है और उनके अनुसार आदिकाल की शुरुआत 1050 विक्रम संवत से होती है। जी सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 61, सगुण और निर्गुण काव्य धाराएं किस काल के मुख्य भाग है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। ईश्वर के साकार और निराकार रूपों का यह दौर था। ये विभाजन स्पष्ट रूप से भक्तिकाल का है, जहां एक तरफ कबीर और जायसी थे तो दूसरी तरफ सूर और तुलसी। जे सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 62, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 1375 विक्रम संवत, ऑप्शन बी 1700 विक्रम संवत, ऑप्शन सी 1900 विक्रम संवत, ऑप्शन डी 1050 विक्रम संवत।
रीतिकाल के आरंभिक वर्ष को पहचानना है। भक्तिकाल 1700 विक्रम संवत पर समाप्त होता है और वहीं से 1700 विक्रम संवत से रीतिकाल की शुरुआत मानी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य का संबंध किस काल से है? ऑप्शन ए भक्तिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। शुरुआती धार्मिक साहित्यों का ये काल है। वीर गाथाओं के साथ साथ ये सारा धार्मिक साहित्य हिंदी के एकदम आरंभिक चरण यानी आदिकाल में ही रचा जा रहा था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64। जयशंकर प्रसाद किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। छायावाद आधुनिक काल के एक महारथी का सवाल है। कामायनी जैसी कालजयी रचना देने वाले जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल की छायावाद काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। और अब इस श्रृंखला का अंतिम सवाल, प्रश्न संख्या 65। ईसवी सन के अनुसार आदिकाल के समय सीमा लगभग कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 800 से 1100 ईस्वी, ऑप्शन बी 1000 से 1350 ईस्वी, ऑप्शन सी 1350 से 1650 ईस्वी, ऑप्शन डी 1650 से 1850 ईस्वी। अगर 1050 विक्रम संवत को ईस्वी में बदलें यानी 57 वर्ष घटाकर, तो ये लगभग 993 ईस्वी आता है। इसलिए निकटतम ईस्वी सन सीमा 1000 से 1350 ईस्वी बैठती है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े इन 65 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण पूरा होता है। आदिकाल यानी 1050 विक्रम संवत से लेकर भक्तिकाल की सगुण निर्गुण साधना, रीतिकाल के श्रृंगार और आधुनिक काल के छायावाद तक का यह सफर समेट लिया गया है। यह विश्लेषण परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही ठोस नींव तैयार करता है। बिल्कुल। और जब हम इन 65 प्रश्नों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, साहित्य का स्वरूप कैसे बदलता है। आदिकाल में जो समाज वीर गाथाओं जैसे पृथ्वीराज रासों से प्रेरित था, वही समाज कुछ सदियों बाद सूर, तुलसी, कबीर की भक्ति की ओर मुड़ जाता है और फिर रीतिकाल आते आते उसी समाज में बिहारी सतसई जैसे श्रृंगार की प्रधानता हो जाती है। ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है, साहित्य और समाज का ये बदलाव क्या केवल कवियों की अपनी व्यक्तिगत पसंद थी या उस समय की बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का सीधा परिणाम? इस सवाल पर श्रोताओं को स्वयं विचार करना चाहिए। ये सचमुच एक गहरा और विचारणीय प्रश्न है। ये 65 प्रश्न परीक्षा की तैयारी के लिए एक मजबूत नींव हैं।